नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हम आज क्लास 7th का हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट 1 का जो है आज चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले जानते हैं, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब देखिए, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हिस्ट्री या इतिहास जो भी है वो परिवर्तन जो हो रहा है उसको ही जानना जो है इसमें होता है कि जैसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं, पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हुए हैं इस स्थिति में तो नहीं रहे होंगे। जैसे आज हम अगर बात करें कि हम जो है मकानों में रह रहे हैं, है ना, ईंटों से बने हुए मकानों में रह रहे हैं, इसका मतलब हम पहले ऐसे नहीं रहते थे, है ना। कुछ समय पहले की अगर आप देखेंगे गांव में तो आज भी आपको छप्पर मिल जाएंगे, मिट्टी के बनी हुई दीवारें मिल जाएंगी, या आपने देखी हो, या आप अपने पिताजी से इस बारे में पूछ सकते हैं, माता जी से, कि कैसे दीवारें पहले होती थी। तो ये जो परिवर्तन धीमे धीमे हुआ है, चाहे हमारी सोसाइटी में हुआ हो, हमारे समाज में हुआ हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि औरतें घर में ही रहती थीं, घर का काम करती थीं, खाना बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना जंगल से, ये काम था। आज के समय में क्या है कि पढ़ रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, डॉक्टर भी हैं, आपको महिलाएं सब सारे कामों में मिल जाएंगे, अब तो आर्मी में भी जा रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि धीमे धीमे समाज में, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में, और अगर हम कहा जाए हर क्षेत्र में आप देखिए कि परिवर्तन धीमे धीमे एक समय पे होते हुए आए हैं। तो हज़ारों वर्षों से जो परिवर्तन चल रहे हैं वो जो है उनके बारे में हमें हिस्ट्री में ही समझना है, इतिहास में ही समझना है। हमारे अतीत का जो आपकी बुक का नाम है वो हमारे अतीत इसीलिए है क्योंकि ये हमारा अतीत है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसको बोरिंग मत समझिए, इसको समझिए कि ये हम अपने बारे में ही जान रहे हैं, है ना। तो चैप्टर को शुरू करते हैं आज। मानचित्र पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। ये मानचित्र है, ये दुनिया का जो है, अगर कहा जाए कि जब खोजों की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले मानचित्र जो है बनाना की कोशिश हुई। जब दुनिया की खोज चल रही थी सब जगह के, किस किस जगह मनुष्य रह रहा है, कैसा समुद्र कहाँ कहाँ है, महाद्वीप कहाँ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जो है जानने की कोशिश कर रहे थे। तो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। ये दूसरा मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र अगर कहा जाए है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, हमने क्या कहा, व्यापार के बारे में बात हुई थी हमारी पिछली कक्षा में। तो क्या हुआ कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो हमारे यहाँ आए, है ना। तो हमारे यहाँ जब आए तो उनको जो है कैसे अनुमान लगेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दो जो है कई सारे अगर कहा जाए कि नाविक जो है निकले थे रास्ता खोजने के लिए भारत का, है ना। अब इसकी बड़ी लंबी कहानी है, उसको जो है हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे कुस्तुनतुनिया यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और उसको नष्ट कर दिया गया था। तो वहाँ का जो है व्यापार जो है वह बाधित हो गया था। पहले व्यापार वहाँ से चलता था लेकिन धीमे धीमे वहाँ से व्यापार बंद हो गया था।
तो क्या हुआ कि जब व्यापार वहाँ से बंद हुआ तो व्यापार के दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। उसी कोशिश में कहा जाए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने नए रास्ते से यानी समुद्र के रास्ते से भारत आने के लिए रास्ता खोजा था। अब ये मानचित्र के बारे में बात हो रही, तो इन्हीं मानचित्रों का उपयोग करके कहा जाए कि बाद के समय में ज़्यादातर व्यापारी भारत आते थे। अब आगे चलते हैं। अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, आप देखिए सब उथल पुथल, अगर इसकी बात करें नक्शे की, तो सब उथल पुथल जो है वो बना रखा था। लेकिन ये एक शुरुआत थी, भले ही गलत शुरुआत हो, लेकिन धीमे धीमे इसमें सुधार आया। और अब जो है अब तो सैटेलाइट से ही तस्वीरें ली जाती हैं ज़्यादातर, लेकिन ये उस समय जो है सैटेलाइट जब नहीं थी तब भी जो है एक प्रॉपर बढ़िया नक्शा बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, उस समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ये उत्तरी भारत का जो है एरिया को अगर कहा जाए फारसी में हिंदुस्तान बोला जाता था। और हिंदू जो है वो सिंधु नदी के कारण उसका जो है अपभ्रंश निकला हिंदू, ठीक है। तो हिंदुस्तान का जन्म जो है वो वहीं से हुआ। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब ये सल्तनत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व देने के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय हित अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। उस समय जो हिंदुस्तान का मतलब था वो जो है आज के समय से बहुत भिन्न है। अब कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर बात हो रही है तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसका जितने भी क्षेत्र पर कहा जाए अधिकार था, पहले उसको हिंदुस्तान बोलते थे। फिर धीमे धीमे इसमें जैसे जैसे उसके राज्य में बढ़ोतरी होती गई तो वही जो है हिंदुस्तान के क्षेत्र की भी जो है वो बढ़ोतरी होती गई। वहीं अगर बाबर की बात करें तो बाबर ने यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनकी संस्कृति को देखकर मतलब जो है हिंदुस्तान के कहा जाए एक अर्थ में जो है बढ़ोतरी कर दी। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। अब सोचिए कितनी अजीब बात है कि पहले किसी और गांव का या किसी और कबीले का आदमी दूसरे कबीले में आ गया तो वो विदेशी कहलाता था, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है, ना उसका रहन सहन उनके जैसा है, ना उसकी भाषा उनके जैसी है। तो जब भाषा और रहन सहन में जब बदलाव जहाँ आ गया तो उसको जो है वो विदेशी मान लिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी
और फारसी में अजनबी कहा जा सकता। अब परदेसी का आप सोचिए कि परदेसी आज के समय में हमारे यहाँ से अगर गांव कस्बों की बात करें तो वहाँ से अगर कोई आदमी कहीं बाहर काम करने जाता था पहले के समय में, भी थोड़ा अगर कहा जाए 20-25 साल 50-30 साल के पीछे की बात कर लें, तो कि जैसे कोई आदमी काम करता था क्योंकि परदेश में रह रहे हैं, यानी दूसरी जगह अपने जन्म स्थान से, अपने रहने के स्थान से, जहाँ हमारा कुनबा गांव है उसको छोड़कर अगर कहीं और रह रहे हैं तो क्या हम परदेश में रह रहे हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब यहीं से जो है अगर कहा जाए तो क्षेत्रवाद का अगर हम थोड़ा और गहरे में आगे चले जाएं तो क्षेत्रवाद भी यहीं से निकलता है। जैसे कि अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार का हिंदू और बिहार का मुस्लिम दोनों में बहुत ज़्यादा समानता मिलेगी बनस्पत वो मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अगर कहा जाए मुस्लिम, क्योंकि दोनों की भाषा सेम पड़ जाती है ना। तो ये चीज़ ज़रा खुद सोचिए कि क्षेत्रवाद को कहाँ से निकला है। ये चीज़ हम अपने दिमाग में सोचेंगे और आगे जब हम क्षेत्रवाद के बारे में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे इनको। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के, यानी पिछले क्लास की बात कर रहे हैं, आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने ईस्वी से पहले से शुरू किया था और हड़प्पा सभ्यता से, और हम कहाँ तक आए थे, गुप्त काल तक आए थे, हर्षवर्धन के काल तक, ठीक है। अब जो है हम उससे आगे का और लगभग 1750 यानी मुग़ल साम्राज्य के विघटन तक के बारे में इस मतलब जो है इस कक्षा में पढ़ेंगे। ये लगभग 1000 वर्षों का कहा जाए इतिहास रहेगा। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते आए हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य और भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब देखो, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उस समय में हमने कैसे पढ़ा था कि जब इतिहासकार किसी चीज़ के या मतलब जो है किसी चीज़ के खोज के बारे में जब लिखते हैं तो उसके लिए वो कहाँ से कहा जाए कि कितना खोज पाते हैं उसके बारे में कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा, वहाँ लोग क्या खाते पीते थे। अब जो है अब क्या हुआ है कि इस समय में जो है बहुत सारे राजाओं के लेखक आ गए, ठीक है। प्रमाणिक ज्ञान कैसे मिल रहा है कि पहले मान लीजिए कोई किताब या कोई पांडुलिपि मिल गई, लेकिन किसने लिखा ये पता नहीं। अब के समय में क्या हुआ कि लेखक की भी जानकारी है और किसके शासन में लिखा है, किसके बारे में लिखा है, टोटल कहा जाए कि सब चीज़ की जानकारी जो है आज के इतिहास में मिल जाती है जो 1000 वर्षों का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 700 से 1750 ईस्वी के बीच के। इस समय में क्या हुआ कि कागज़ का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होने लगा, ग्रंथ लिखे जाने लगे, अर्जियाँ थीं, शासक जो है कौन कौन से कर लगाते थे, करों का कैसे कहा जाए संग्रह होता था, या फिर जो है भूमि की नपाई कैसे होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने लगी थी। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन भी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे।
अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके मित्र लिखे में मित्र के लिखे में हुए से कुछ कहा जाए छोटे मोटे महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए उस समय में मान लो 700 ईस्वी के आसपास किसी लेखक ने अपनी एक किताब लिखी, लेकिन वो किताब कितने दिनों तक, या ग्रंथ है जो भी, या यात्रा वृत्तांत है, तो वो जो है कितने दिनों तक उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो क्या किया कि उसकी प्रतिलिपि बनवा दी। अब क्या हुआ कि प्रतिलिपि बनवाई, एक बनवाई, दो बनवाई, तीन बनवाई, पता चला 4-5 लिपिकों ने बहुत सारी जो है किताबें धीमे धीमे लिखते हुए चले गए। जैसे कि आज कोई किताब लिखवाई गई है, फिर 200 साल बाद उसी किताब की नकल दोबारा बनवानी पड़ी, फिर 200 साल बाद उसी किताब की जब नकल दोबारा बनी, तो ऐसे में क्या हुआ कि छोटी मोटी गलतियां या फिर किसी लाइन का, शब्द का अर्थ बदल गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हमें आज जो किताब प्राप्त हो रही है, कहा जाए कि उस समय के इतिहास की, वो क्या हुआ, या उस समय के वृत्तांत की, तो क्या होगा कि उसमें जो है बहुत सारा बदलाव या बहुत सारी त्रुटियां मतलब जो है हो चुकी होंगी। अब ऐसे में क्या होगा कि आज के समय में जब हम उसका अध्ययन करेंगे या इतिहासकार जब उसका अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि उनको जो है अगर पुरानी कहा जाए कि किताबें भी अगर उनको मिलती हैं तो उनको उनका सबका अध्ययन जो है करना पड़ता था। अब ऐसे में क्या होगा कि ये भी मुश्किल है इसका अर्थ निकालना कि क्या, कौन सी किताब पर ज़्यादा भरोसा किया जाए, कौन सा जो है ग्रंथ ज़्यादा विश्वसनीय रहेगा। ये चीज़ों की जो है थोड़ी समस्या रहती थी। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब देखिए, जैसे जो बाद वाला वृत्तांत अगर बात करें, उनको मिला इतिहासकारों को, उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसके अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष में जो उन्होंने अपने विचार दिए, वो जो है कहा जाए कि प्रकाशित हो गए। लेकिन क्या हुआ कि बाद में एक और बुक मिली जो उससे भी पुरानी थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब उसका अध्ययन किया तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो अब किसको सही माने, किसको प्रमाणिक माने, ये जो है समस्या उसमें रहती थी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे, तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसे हम जो है चैप्टर 5, 6 और 7 में आगे पढ़ेंगे। अब आप ये सोचिए कि जैसे नए जो है अगर कहा जाए नए लोग आ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वो अपने साथ नए विचार भी लेकर आ रहे हैं। नए विचारों के साथ खान पान में भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ वो जो है वहाँ अपने यहाँ उगाते थे, उसको जो है आपके देश में लेकर आ रहे हैं।
है ना। मान लीजिए आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, तो ये जो है यहाँ पर इसकी जो है जब पैदावार होने लगी तो वो यहाँ का आज के समय में हम देखते हैं कि चाय हमारे यहाँ मामूली चीज़ है, कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का भोज्य पदार्थ है। वहीं अगर कहा जाए पहनावे की, तो बहुत सारा पहनावा भी जो है, पहनावे में भी बदलाव आ रहे हैं धीमे धीमे। तो ये सब चीज़ें हैं जो 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 परिवर्तन हमको आगे जो है देखना है आगे के चैप्टरों में। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से वो निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब ये सोचने की बात है कि एक जो है एक वर्ग निकल रहा है ना, जो क्षत्रिय अपने आप को बता रहा है, और कहा जाए कि जो सेनापति भी है ना, शासक भी हैं उनमें से कुछ, और कुछ जो है सैनिक के रूप में भी दूसरी सेनाओं में भी कार्यरत हैं। तो ये सब चीज़ जो है हमें आगे पढ़नी है। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिक, मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। अब कायस्थ के बारे में बात हो रही है कि ये लिपिक और मुंशी थे ज़्यादातर राज्यों में, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कवि थे उन्होंने इनकी बहुत तारीफ़ों में कविताएं लिखी हैं, कुछ जो है कहा जाए पुस्तकें भी लिखी गई हैं, है ना, इनके राजपूतों के कार्यों के बारे में, इनकी कहा जाए वीरता के बारे में। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब देखिए राजा क्या है, राजा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा है। अब प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए आय का साधन होना चाहिए, राज्य में संपन्नता होनी चाहिए। राज्य में संपन्नता होगी, सैनिक रखेंगे भरपूर, और जब सैनिक भरपूर होंगे तो फिर युद्ध करके पड़ोस का राज्य भी जीता जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कहा जाए कि अगर हम इसमें कहते हैं कि जैसे आय का स्रोत होना चाहिए, तो आय का स्रोत कैसे होगा, तो जंगलों की कटाई हो रही है, खेती के लिए ज़मीन का जो है वो ज़मीन जो है वो बढ़ाई जा रही है, जिससे जो है उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ेगा तो जो है मतलब जो है ज़्यादा लोगों से कर प्राप्त होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो वनवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, जो जनजातीय समूह हैं वो जंगलों में रह रहे हैं, उनको विस्थापित होना पड़ रहा है, वो दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ वनवासी ऐसे भी हैं जो अपनी कहा जाए अपनी जंगल की जो पद्धति थी रहने की, रहन सहन की, उसको छोड़कर कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। अब मान लीजिए कोई जनजाति ऐसी है जो जंगल में रह रही है और मवेशी पालती थी, अपना गुजारा करती थी। अब ऐसे में क्या होगा, जब वो समाज में आ गए तो तब भी वो मवेशी पाल रहे हैं, लेकिन वो गरीब रह गए। वहीं किसी के पास उपजाऊ ज़मीन है तो वो जो है सामाजिक और क्या कहा जाए कि समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। वहीं कोई गरीब है तो उसको अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, उसके पास ज़मीन कम है या कम उपजाऊ ज़मीन है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको अपना परिवार पालना मुश्किल है। तो वो बड़े मुखियाओं की चाकरी कर रहा है, उनके यहाँ काम करता है, बेगार करता है।
अगर बात करें कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों से कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अब ये सोचने की बात है। आज के समय में हम बात करें जातिवाद की, तो जातिवाद जो है वो किसी व्यक्ति पर चिपका हुआ, अगर मान लें कि उसके शरीर का ही ऐसा लगता है कि कोई भाग हो गया है। उस समय में क्या होता था कि कोई व्यक्ति है, वो कोई कार्य कर रहा है तो उसकी एक जाति है। जैसे जैसे उसने अपना कार्य बदला तो उसका जो है वो कहा जाए कि जाति समूह भी बदल जाता था। वहीं ऐसा भी होता था कि किसी इलाके में मान लीजिए कोई कृषक है, अगर कृषक की बात करें तो कृषक किसी इलाके में है, वहाँ उपजाऊ ज़मीन है और उसके पास अच्छे संसाधन हैं और आय के स्रोत भी अच्छे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो उच्च वर्ण में आ जाएगा। वहीं अगर बात करें उच्च समाज के ऊंचे का दर्जे पे होगा। वहीं अगर बात करें कि कहीं अगर कोई कृषक ऐसा है जिसके पास ज़मीन कम उपजाऊ है या ज़मीन की जो है क्या कहा जाए कि सीमित ज़मीन है, उसके पास कम ज़मीन है या कम भूमि पर उसका प्रभुत्व है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जिस क्षेत्र में रह रहा है वो वहाँ पर नीचे के दर्जे पे रहेगा, है ना। तो ये एक जो है अगर कहा जाए कि असमानता जो है वो समाज में पैदा होने लगी थी। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब आप सोचिए, गांव में हम आज के समय भी देखते हैं, जैसे गांव में मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है तो एक जो है क्या कहा जाए 4-5 गांव के प्रभावशाली लोग होते हैं, वो उस झगड़े का निपटारा करवाते हैं और कहा जाए कि उसको बाहर नहीं जाने देते। आज के समय में तो अब तो कुछ ज़्यादा ही जो है पुलिस का इंटरफेयर रहने लगा है, वरना पहले क्या होता था गांव में ही पंचायत होती थी और मामला निपट जाता था। तो ये चीज़ जो है उस समय वहाँ से आज तक जो है चलती हुई आ रही थी। ये चीज़ हमें जो है सोचना चाहिए। तो यही तो है परिवर्तन, जो परिवर्तन चल रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्थायी रही हैं और जो चलती आ रही हैं लगातार, और कुछ में जो है वो बदलाव होता जा रहा है। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, तुगलक और मुगल, ये हम जो है अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक इनने जो है अपना शासन किया है, कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए जो है चैप्टर नंबर हम आगे 2 में देखेंगे, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कोई किसी राजा के यहाँ कोई कवि बैठा है या कोई लेखक बैठा है तो वो राजा की प्रशंसा ही करेगा। मान लीजिए कोई राजा अपनी सेना लेकर गुजरात निकल गया, जबकि गुजरात पर उसका प्रभुत्व नहीं है, उसने क्या करा, वहाँ आक्रमण किया और उसको जो है कहा जाए उस क्षेत्र को जीत लिया, और जीतने के बाद में वो अपनी राजधानी लौट आया। अब धीमे धीमे क्या होगा, वहाँ पर क्योंकि दूर है उसकी अपनी जो है राजधानी से, अगर इलाका दूर है और दुर्गम क्षेत्र में है तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर शासन रखना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ दिन बाद वो क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाएगा। तो लेकिन राजा ने क्या किया कि राजा को जो लेखक है उसने क्या किया कि उसको जो है राजा के राज्य में ही उसको दर्ज कर दिया कि ये जो है इलाके पर भी राजा का राज्य था।
तो भाषा और क्षेत्र की बात करें, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, इस देश के हर क्षेत्र की एक भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अब ये चीज़ के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि कैसे जो है संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा बनकर रह गई थी, है ना। प्राकृत से फिर द्वितीय प्राकृत बनी, है ना, और फिर जो है हिंदी पर हम लोग जो है आ गए थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, तो ये जो है काम आप संभालिएगा। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अब चैप्टर नंबर 9 में जो है हम इसको पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। अब ये जो है जब हम आगे जानेंगे परिवर्तन कैसे हो रहा है, कौन कौन से नए राज्य निकल रहे हैं और कौन कौन से राज्य जो है वो बड़े साम्राज्यों में बदल जा रहे हैं, फिर उनका कैसे विघटन हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में हम जो है आगे जानेंगे। खिलजी और मुग़ल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। 18वीं सदी में मुग़ल वंश पतन के ढलान पर था। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन तथ्यों का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। अब देखिए धीमे धीमे इनमें जो है बदलाव हो रहा है। कुछ राज्य जैसे समाप्त हो रहे हैं, उनका पतन हो रहा है, तो वहीं नए राज्य निकल रहे हैं। अब जो नए राज्य उसी राज्य की कहा जाए कि चिता पे से जो जन्म लेते हैं, तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रशासन की कुछ चीज़ें, कुछ राज्य करने की जो है चीज़ें, है ना, संगठन की कुछ चीज़ें वो जो है और कर की प्रणाली वो जो है अपनाते हैं और कुछ अपनी नई प्रणालियाँ ईजाद करते हैं। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अब धीमे धीमे धर्म में कैसा परिवर्तन हो रहा है ये हम आगे जानेंगे। फिर किसी नए राज्य के आने से क्या परिवर्तन जो है धर्म के क्षेत्र में हो रहा है और कौन से नए धर्म जो है वो जन्म ले रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए।
इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं और मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। अब ये देखने की बात है कि ब्राह्मण का जो है दर्जा वो धीमे धीमे और बढ़ता जाएगा और उनकी जो है समाज पर पकड़ बढ़ती जाएगी। और जो नए राजा रजवाड़े जब खड़े होंगे तो वो जो है इनसे अपना समर्थन मांगेंगे और इनको भी संरक्षण देंगे और ब्राह्मण भी जो है वो इनको संरक्षण देंगे। में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। अब देखिए ये युग ऐसा युग आया था कि जिसमें जो है जो आडंबर होते थे पूजा पाठ का, या अगर कहा जाए कि मतलब जो है कर्मकांड होते थे बहुत सारे, तो उनको मतलब जो है एक तरफ साइड में करके एक नई धारा जो है निकल कर आई, जो भक्ति मार्ग की धारा थी कि ईश्वर को के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और उसकी भक्ति की जाए दिल से, है ना, अंदर से भक्ति की जाए। उसके लिए जो है देवता की किसी मूर्ति की या कहा जाए किसी प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है। सीधे भक्त का जो है सीधे देवता से सीधा संपर्क जो है स्थापित करने की कोशिश की गई। अब इस परंपराओं को जो हम आगे क्लास हम इस 7 के ही अपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आप में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे अब तक यहाँ क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहले ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म चल रहा था, है ना, वैष्णव, शैव, फिर बौद्ध, जैन आए। उसके बाद में अब जो है जब हम इस समय में आएंगे मध्य युग में, अगर कहा जाए 700 ईस्वी के बाद में, तो यहाँ नए नए धर्मों का प्रसार होगा, जिनमें से एक जो है इस्लाम धर्म भी रहा, तो जिसमें जो है एक ईश्वर की कल्पना की गई है कि एक ईश्वर होता है अल्लाह, और उसको ही जो है क्या कहा जाए उसकी ही सत्ता स्वीकार की जाती है। और कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अब देखिए जैसे हमने पहले बात की राजाओं की, उस समय में जो है ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे राजा, वहीं राजाओं को भी जो है ब्राह्मणों का पूरा समर्थन रहता था। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे विद्वान होंगे, धर्मशास्त्री होंगे, उनको जो है राजा संरक्षण देंगे और अपने उस धर्म का जो है प्रसार करने की भी अनुमति देंगे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। अब यहाँ पे देखने की ये है कि इस्लाम की भी जो है 2 धाराएं निकलेंगी, एक शिया कहलाएंगे, दूसरे सुन्नी कहलाएंगे। शिया जो है मोहम्मद साहब के दामाद अली को जो है वो पैगंबर मानेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। वहीं अगर सुन्नियों की माने तो सुन्नी जो धारा चलेगी धर्म की, उसमें कहा जाए कि जो खलीफा उस समय रहे थे या जो बाद में जो खलीफा होंगे उनको जो है क्या कहा जाए कि अपना जो है धर्म का सबसे बड़ा मुखिया उसको माना जाएगा। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती है। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शिया ऐसे सिद्धांत हैं
इस इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जो है हम आगे एक एक करके तोड़ तोड़ कर समझेंगे कि आखिर क्या क्या जो है ये चीज़ें धर्मों के अंदर भी रही थी। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। अब कैसे जो है सामाजिक कहा जाए कि सामाजिक संगठन कैसे बदल रहा है ना, समाज में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, आर्थिक रूप में जो है कैसे बदलाव आ रहा है समाज में, कहा जाए कि व्यापार कैसे अपने आप को बदल रहा है। इन चीज़ों से ही जो है अगर कहा जाए कि इतिहास के कालखंडों का इतिहासकारों ने अलग अलग खंडों में जो उनको विभाजित किया है, कैसे कैसे किस कौन कौन सा खंड किस किस समय में आएगा। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधताओं की भी उपेक्षा हो जाती थी। अब देखिए अंग्रेज इतिहासकारों ने जो भारत का जो इतिहास का कालखंड है उसको 3 भागों में विभाजित किया था। एक हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अब इसमें जो है उनका कहना ये था, उनका समझाना ये था कि जो 700 ईस्वी से पहले का जो काल रहा है उसमें ज़्यादातर हिंदू राजाओं ने अपना शासन किया है। वहीं अगर 700 से 1750 ईस्वी के बीच की बात करें तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर मुस्लिम शासकों ने शासन किया है और उसके बाद में जो है ब्रिटिश शासन का जो है नियंत्रण रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें समझने की है कि जब शासक बदल रहे हैं तो साथ में जो है समाज में विविधता भी आ रही है, बदलाव भी आ रहा है ना, उसके संगठन में बदलाव आ रहा है, उसके कार्यकलापों में बदलाव आ रहा है, आर्थिक संगठन में बदलाव आ रहा है। तो ऐसे में केवल एक चीज़ को जो कि धर्म है उसको आधार मानकर कालखंडों का विभाजन ये जो है इसको गलत ठहराया जाता है और बाकी जो चीज़ें रहीं कि जैसे जो जो विविधता थी उसकी उपेक्षा कर दी गई, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों, वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने अब के समय में जो है बहुत कम इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि 3 काल जो है अंग्रेज़ों ने जो बांटा था, अंग्रेज इतिहासकार ने जो बांटा था उसको जो है स्वीकार करते हैं, बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। वहीं जो समाज में जो परिवर्तन चल रहा था, जैसे हमने पिछले समय में अगर बात की, पिछले क्लास के अगर हम चैप्टरों की बात करें तो मनुष्य कौन था, शिकारी संग्राहक था। फिर जो है कृषि जो है उसने कृषि कार्य करना शुरू करे, है ना। उसके बाद में छोटे छोटे गांव जो पहले थे वो बड़े गांव बनने लगे और शहर कस्बे बनने लगे। फिर अर्थव्यवस्था में जो है क्या हो रहा था कि व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था। तो धीमे धीमे क्या होगा, ये जो बदलाव हो रहा है इस बदलाव को ही जो है
अगर कहा जाए कि कालखंडों को इन बदलावों के आधार पर अब के समय में जो है इसको मान्यता दी जाती है। ये और उसे मध्यकाल जो है कहते हैं। जब यहाँ चीज़ों से जब निकल आए, व्यापार के समय पे जब आप आते हैं, नई चीज़ों का प्रसार हो रहा है, समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो फिर वो मध्य युग का जो है वो मध्य युग का आरंभ हो रहा है, तो उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा। इसमें दिया है कि इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, यानी कि जो कृषि का जो कार्य था वो बहुत सीमित जगह में था। धीमे धीमे क्या होगा, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होने लगेगा और जो छोटे छोटे जो राज्य थे छोटी जगहों पे फैले हुए, वो धीमे धीमे बड़े राज्यों में तब्दील होते जाएंगे। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास होगा और व्यापारिक कंपनियां जो हैं वो विदेशों की व्यापारिक कंपनियां जो है यहाँ पर आगमन करेंगी और व्यापार को बढ़ावा देंगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थीं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर आप आज के समय से तुलना करेंगे मध्यकाल की, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि बहुत रूढ़िवादी था, कार्यकलाप उतने ज़्यादा जो है बदलाव उस समय में नहीं हुआ जितना आज के समय में है, जो आधुनिक काल में जो बदलाव हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्रारंभिक काल को ध्यान में रखेंगे, जब मनुष्य खाद्य संग्राहक था, शिकारी था और मतलब जो है कृषि की शुरुआत की थी, तो उस समय से अब के समय में मध्यकाल में जो है बहुत सारा अंतर आ जाएगा। तो ये जो है ये परिवर्तन जो है कैसे कैसे हुआ है आरंभिक से मध्य में और मध्य से फिर आधुनिक काल में, उसको जो है हम इस बुक में जानेंगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा नहीं रहा है। अब देखिए, हमने शुरू में ये बात की कि आपको परिवर्तन देखना है और परिवर्तन को ही समझना वो इतिहास का अध्ययन है कि कैसे कैसे जो है समाज में परिवर्तन आ रहा है, कैसे कैसे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, कैसे कैसे राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। तो इन चीज़ों का ही हमको अध्ययन करना है। अब ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है आप देखें, समझें, और अगर कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अगर पैदा होता है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जो है अगले चैप्टर के जब वीडियो डालेंगे तो उसको जो है मैं जो है उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।